बनाया जाएगा। साथ साथ इसके अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल भी डिफाइन किया जाएगा लेंथ, और फिर उस एरे का साइज उसमें असाइन भी कर दिया जाता है। ऐसे रन टाइम पे एक प्रॉक्सी क्लास बनती है। फिर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट बनते ही मेमोरी में एक बफर आ जाएगा बेटा, और फिर उस बफर के अंदर ये एरे पैदा कर दिया जाता है ऐसे। ठीक, फिर इस एरे के आप जानते ही हैं टुकड़े हो जाते हैं ऐसे, लाइक दिस, और फिर इसके पहले वेरिएबल का नाम, पूरे डब्बे का रेफरेंस पहुंच जाता है एक्स में, और इसके अंदर जो एरे बना है उसका रेफरेंस, उसका जो वेरिएबल का नाम होता है वो आप जानते ही हैं। फिर एक्स का 0, दूसरे का एक्स का 1 एंड सो ऑन। ऐसे बैकग्राउंड में कहानी होती है। और अभी मैं अगर इस एक्स के ऊपर आपको कोई इंस्टेंस मेथड चला के दिखा दूं तो ये फिर से साबित हो जाएगा कि एक्स में किसी ना किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, क्योंकि इंस्टेंस मेथड बिना ऑब्जेक्ट के चल ही नहीं सकते हैं। तो पहले एक प्रॉक्सी क्लास बनाई गई, उसके अंदर ये नॉर्मल एरे बना दिया गया, साथ साथ एक एक्स्ट्रा डाटा मेंबर बनाया लेंथ, फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसमें उस एरे को क्रिएट करके उसका रेफरेंस हमें दे दिया जाता है। इस तरीके से जावा में एरे क्रिएट किया जाता है। अब मैं इस एक्स के ऊपर एक मेथड चलाऊंगा, वो भी इंस्टेंस मेथड। तो फिर तो आप खुद ही समझ जाएंगे इंस्टेंस मेथड बिना ऑब्जेक्ट के तो चल नहीं सकता। इसका मतलब इस एक्स में किसी ना किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का क्या मौजूद है, रेफरेंस मौजूद। ठीक, अब मैं इसके ऊपर एक मेथड चला रहा हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रॉक्सी क्लास बनती है वो किसको एक्सटेंड कर रही है, ऑब्जेक्ट क्लास को। तो ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस मेथड है जो उस प्रॉक्सी क्लास में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, इनहेरिटेंस हो जाएगी। तो हम प्रॉक्सी क्लास के ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट क्लास के उस मेथड को चला सकते हैं, और वो इंस्टेंस मेथड है। आप ऑब्जेक्ट क्लास में देख भी सकते हैं आसानी से। तो इसका मतलब तो ये साबित हो जाता है कि एक्स में किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, और उस ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड से मैं उस प्रॉक्सी क्लास का नाम प्रिंट करके दिखाता हूं। एसओपी एक्स डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। ऐसा लिखने से उस प्रॉक्सी क्लास का बकायदा नाम भी आएगा। तो गेट क्लास जो मेथड है ये ऑब्जेक्ट क्लास का है, और जो इंस्टेंस है, और एक्स पे मैंने एक इंस्टेंस मेथड चला दिया, तो ये साबित हो गया नहीं हो गया, एक्स में एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। और फिर गेट क्लास हमें एक और ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उस ऑब्जेक्ट पे फर्दर हमने गेट नेम चला दिया। तो अभी आप इसके कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाना कि ये कॉम्बो मैंने कैसे बनाया, ये सब मैं आगे सिखाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल हाँ, इतना बस आपके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है कि इतनी लाइन लिखने से उस प्रॉक्सी क्लास का नाम प्रिंट हो जाएगा। फिर एसओपी में अगर मैं लिख दूं एक, उसके डाटा मेंबर मैंने आपको दिखाए थे लेंथ, तो ये उस एरे का साइज भी प्रिंट कर देता है। ठीक, तो इस तरीके से जावा में एरे बनाया जाता है। अब आई हमारी बात समझ में। तो पहले हम एरे को डिफाइन कर देते हैं बेटे, फिर यूजर से उसका साइज लेके न्यू ऑपरेटर की हेल्प से एरे क्रिएट करते हैं। तो बैकग्राउंड में बनती है एक प्रॉक्सी क्लास। आज आपको मैं पहली प्रॉक्सी क्लास बना रहा हूं। ऐसे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें जावा प्रॉक्सी क्लासेस को यूज करता है। ठीक, फिर उस प्रॉक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। पहले उस प्रॉक्सी क्लास के अंदर बाकायदा नॉर्मली एरे डिफाइन किया जाता है लाइक दिस। आगे हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। और फिर एरे बना के एक लेंथ नाम की प्रॉपर्टी डिफाइन करके फिर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर वो एरे पैदा हो जाता है। वो रेफरेंस हमें एक्स में, तो जैसे हम एक्स यूज करेंगे वो सीधा उस लोकेशन पे जाके उसके अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस करना शुरू। अब आप इसमें वैल्यू डाल भी सकते हैं और इसकी वैल्यू प्रिंट भी करा सकते हैं। वही हम लूप लगाएंगे जो आपसे C++ में हम लूप लगवाते थे।
बस यहाँ पे जो लूप लगाएंगे एरे की लेंथ तक की प्रॉपर्टी का लूप लगा के यूजर से वैल्यू ले भी सकते हैं और उसमें वैल्यू डाल भी सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने कहा फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, सॉरी, semicolon, then I say I less than x dot length, then I plus like this। ठीक है, अब बेटा दे दीजिए x का I इज इक्वल टू अपना READ, वही एक फंक्शन चला के लिखा और इसे बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी सारी वैल्यूज एक एक करके वैल्यूज आती जाएंगी, यूजर से असाइन होती चली जाएंगी। ठीक, यहां पर भी एक क्वेश्चन आता है, ढूंढ के लाना, फिर तुमसे बात करूंगा, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। Why array index is always started from 0? Why array index is always started from 0? अगर आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसी लैंग्वेज भी मिलेंगी जिनका एरे का इंडेक्स 1 से शुरू होता था इनिशियली, बाद में इसे 0 कर दिया। बड़ी अच्छी कहानी है इसके, और जाइए सर्च कीजिए, जब आप सर्च कर लेंगे फिर देखेंगे, इस पे डिस्कशन करते हैं। आप भी तो कुछ मेहनत कीजिए। ठीक है जनाब, अब अगर आप वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी करा सकते हैं ना सिमिलर मैनर। फॉर I is equal to 0, I less than x dot length, I plus plus SOP x dot। तो उससे वैल्यूज आ जाएंगी, इससे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अब JDK 1.5 से एरेज की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमें एक और एडवांस लूप दिया गया, जिसे आप एडवांस लूप भी कह सकते हैं, फॉर ईच लूप भी कह सकते हैं। आप ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं, फॉर इंटीजर i कॉलन, अपने एरे का नाम दे दीजिए SOP I, एंड दैट्स इट। आपको क्या करना है, जिस भी डेटा टाइप का आपका एरे है उसका एक वेरिएबल डिफाइन कीजिए, कॉलन और एरे का नाम दे दीजिए, उसके एरे की एक एक वैल्यू उठ के इसमें आई में आती जाएगी और आप इसे प्रिंट कराओ, यूज करो जो आपका मन करे। आपको कोई इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप एक्स से वैल्यू आएगी, आई में असाइन होगी, मिल रहा है, फिर लूप हो जाएगा, दूसरी वैल्यू आई में आएगी, तीसरी एंड सो ऑन। ऐसे भी आप प्रिंट करा सकते हैं, इसे हम फॉर ईच लूप कहते हैं या एडवांस लूप। ठीक, तो इस तरीके से हम जावा में एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था पहला तरीका जावा में एरे क्रिएट। हम 3 तरीके से जावा में एरे को क्रिएट कर सकते हैं। चलो देखें दूसरा तरीका। अब आपको बैकग्राउंड कहानी अच्छे से समझ में आ गई, प्रॉक्सी क्लास की कहानी भी अच्छे से आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं दूसरा तरीका जावा में एरे क्रिएट करने का।
दैट इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन। वो बिल्कुल सिमिलर है जैसा आप सी प्लस प्लस में करते लाइक दिस। आप ऐसे एरे को डिफाइन भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ न्यू ऑपरेटर यूज नहीं किया तो अब प्रॉक्सी क्लास नहीं बनेगी, पीछे ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब कुछ वही होगा। ये इक्वल ऑपरेटर को जावा ने ओवरलोड कर रखा है। अभी भी आप इस एक्स के ऊपर गेट क्लास गेट नेम चला सकते हैं, मतलब अभी भी उस प्रॉक्सी क्लास का नाम प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब अभी भी प्रॉपर ऑब्जेक्ट ही बना है, प्रॉक्सी क्लास ही बनी है। वो ठीक है, इस बार आपने न्यू ऑपरेटर यूज नहीं किया, बट इन्होंने यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर को ओवरलोड कर रखा है। बिहाइंड द सीन यही हो रहा है, वही प्रॉक्सी क्लास बन रही है, फिर उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसका रेफरेंस आपको एक्स में दे दिया जाता है। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में, ऐसे होती है बात। अब आता है बेटे जावा में एरे को क्रिएट करने का हमारे पास तीसरा तरीका, जिसे हम कहते हैं एनोनिमस एरे। मैंने पहले भी आपको एक चीज एनोनिमस बताई है, क्या कोई बता सकता है क्या एनोनिमस पढ़ाया था मैंने? सर एनोनिमस सर ऑब्जेक्ट। एनोनिमस ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्रिएट सही, करना। एब्सोल्युटली राइट। मैंने पहले एनोनिमस ऑब्जेक्ट आप बच्चों को पढ़ाया था, आज दूसरी एनोनिमस चीज पढ़ा रहा हूँ। चलो अब ये बता दिया तो थोड़ा दिल मुझे और खुश कर दो। हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट कब बनाते हैं मेरे बच्चों? सर जब रीयूज नहीं करना हो। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। जब हमें ऑब्जेक्ट को रीयूज नहीं करना होता, यूज एंड थ्रो, है ना, उसका रेफरेंस संभाल के कभी भी नहीं रखते हैं। इन अ सिमिलर मैनर बेटे, एनोनिमस हम जावा में चार चीजें पढ़ते हैं। एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बेटा, एक एनोनिमस एरे, एक एनोनिमस क्लास और एक एनोनिमस फंक्शन। जब भी मैं कुछ आपको एनोनिमस पढ़ाऊंगा उसका मेजर पर्पस ये होगा कि हम उसे रीयूज करना नहीं चाहते। तो यहां पर भी अगर आप एरे को रीयूज करना नहीं चाहते हैं तो आप एनोनिमस बना सकते हैं। तो तीन तरीके से जावा में एरे क्रिएट होगा, वाया न्यू ऑपरेटर, दूसरा इनिशियलाइजेशन से, और तीसरा एनोनिमस से। अब वो तीसरा तरीका मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है? चलो देखें कैसे बनाते हैं एनोनिमस एरे। मैं अब आपको एरे में असाइनमेंट दूंगा बेटे, बहुत सारे, लगभग 75 एक असाइनमेंट है मेरे पास। सो उसमें से एक होगा, आपको एक फंक्शन बनाना है जिसका रिटर्न टाइप इंट, फंक्शन का नाम मैक्स, इसमें एक एरे टाइप का आर्गुमेंट जाएगा और आपको यहाँ लॉजिक लगाना होगा। जब आप इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे इसमें एक एरे पास कर देंगे। अब आप इस फंक्शन में लॉजिक लगाएंगे, उस एरे की सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढेंगे और रिटर्न करा देंगे। लॉजिक आपका कि कैसे फाइंड आउट करनी है सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है जनाब। अब ये फंक्शन जब भी कॉल किया जाएगा, ये तो तय है ना बेटे कि इसके अंदर आपको एक इंटीजर टाइप का एरे पास करना होगा, और एरे पास करना है तो फिर आपको बनाना होगा। बना लेते हैं एक एरे, इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये एरे हमने बना लिया है। अब ये फंक्शन कॉल कर लेते हैं। इंटीजर m इज इक्वल टू, लेट अस सपोज मैक्स, और ये जेड हमने इसके अंदर पास कर दिया। बहुत बढ़िया, जेड आ गया एक्स में, आपने यहाँ लॉजिक लगाया, मैक्सिमम वैल्यू निकाली और एम में मेरे पास रिजल्ट आ गया और मैंने उससे प्रिंट करा दिया बेटा, लाइक दिस। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बढ़िया चल गया। लेकिन बेटे अब मैं नीचे जाके अपने पूरे प्रोग्राम में इस जेड वाले एरे को रीयूज नहीं कर रहा, तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी लेके पड़ा है और मेमोरी वेस्ट हो रही है, क्योंकि मैं इसे रीयूज तो कर ही नहीं रहा हूं ना।
और पीछे एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जब तक आपके पास है वो रेफरेंस जेड में है, तब तक जेवीएम उसकी मेमोरी को फ्री नहीं कर सकता है। काश मैं जेड को, इस एरे को नीचे प्रोग्राम में बार बार रीयूज कर रहा होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ये मेमोरी में रेफरेंस है और मेरी मेमोरी वेस्ट हो रही है क्योंकि मैं आगे चल के पूरे प्रोग्राम में इस एरे को यूज नहीं कर रहा, रीयूज नहीं कर रहा। तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना ये जो मैक्स नाम का फंक्शन है इसके पेरेंथेसिस के अंदर ही यहीं पर एक एरे बना देते हैं, उसे एज ए आर्गुमेंट पास कर देते हैं। अब ये एरे तब तक मेमोरी में रहेगा जब तक ये फंक्शन चल रहा है, जैसे ही फंक्शन खत्म होगा एरे भी खत्म हो जाएगा। और हम चाहते भी एग्जैक्टली यही है, क्योंकि अब तो हमने अननेसेसरी ऊपर एरे डिफाइन कर दिया, उसे रीयूज तो कर नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी एरे की मेमोरी वेस्ट हो रही है। ठीक है, चलो देखें जरा। तो हम यहीं पर एरे बना देते हैं। इंट ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेसेस 10 और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अच्छा, ठीक है जी। अब देखो बेटे, ये एक एनोनिमस, ओहो चलो सेलेक्ट ही हो गया था, दोबारा ही कर लेते हैं। तो ये एक एनोनिमस एरे बन गया और इसका रेफरेंस आया एक्स में, और जब तक ये मैक्स फंक्शन चल रहा है तब तक एक्स पैदा है। जैसे ही फंक्शन खत्म होगा ये एक्स मर जाएगा और ये एरे की मेमोरी फ्री हो जाएगी और आगे जाके हमने इसे रीयूज भी नहीं करना था। तो जब भी आपको किसी एरे को रीयूज ना करना हो बेटे, तब आप अपने एरे को बनाओ एनोनिमस। ठीक है जनाब, तब आप इसे एनोनिमस बनाएंगे। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं इस एनोनिमस एरे के यूजेज का। तो पहला तो यही हो गया, ठीक एक और तरीके से आप इसे यूज नहीं कर सकते। चला देखिए जरा एक और। मान लिया बेटा हमने एक एरे को डिफाइन किया, ठीक है ऐसे। उसके बाद इस एरे को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं लाइक दिस। ऐसे ये सिंटेक्स वैलिड नहीं है। हमेशा इनिशियलाइजेशन वन गो में होता है, दो स्टेप में कभी भी इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, इट्स इनवैलिड सिंटेक्स। बट हम ये चीज कर सकते हैं वाया एनोनिमस एरे। वाया एनोनिमस एरे हम इसे कर सकते हैं। कैसे? न्यू इंट लाइक दिस। अब ये इनिशियलाइजेशन अलाउड हो जाए, ठीक दो स्टेप में, लेकिन डायरेक्ट करेंगे तो अलाउड नहीं है। ये भी एक यूजेज है एनोनिमस एरे का, बट हम इसे बनाते तभी हैं जब भी हमें एरे को बच्चों रीयूज ना करना। तो मैंने आपको एरे तीन तरीके से बनाना सिखाया जावा में। वाया न्यू ऑपरेटर, यूजर से वैल्यू लेके बना सकते हैं, या फिक्स वैल्यू का भी। दूसरा इनिशियलाइजेशन और तीसरा एनोनिमस एरे। ठीक, अब इसी एरे में थोड़ा सा आगे चलते हैं।
इसी एरे में एक कॉन्सेप्ट आता है जो आप पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं डबल डायमेंशन एरे। डबल डायमेंशन एरे, ठीक है साहब, चलो अब पढ़ रहे हैं तो वो भी आपको हम समझा देते हैं। आप लोग जब डबल डायमेंशन एरे की बात करते हैं तो उसमें एक वर्ड दो वर्ड यूज करते हैं, बता सकते हैं कौन कौन से दिखता है उसकी डेफिनेशन में डबल डायमेंशन एरे में? रो और कॉलम। रो और कॉलम, बिल्कुल सही आप ये। और एक और वर्ड यूज करते हैं जो एम से स्टार्ट होता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, बिल्कुल सही। अक्सर जब भी डबल डायमेंशन एरे का जिक्र आता है बेटे, तो ये दो वर्ड, एक रो और कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स वर्ड का प्रयोग जरूर होता है, ठीक है। अगर आप डबल डायमेंशन एरे के डेफिनेशन में रो और कॉलम और मैट्रिक्स वर्ड का यूज करेंगे तो समझ लो इस डेफिनेशन से इतनी सड़ेली गंदी बदबू आएगी जितने 500 अंडों को 500 दिन सड़ा के तुम्हारे सर में बालों में लगाने से उत्पन्न। तो कृपया ये कभी यूज नहीं करना, क्योंकि ये डबल डायमेंशन एरे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। कॉन्सेप्ट होता है एरे ऑफ एरे, कॉन्सेप्ट होता है एरे ऑफ एरेज। याद रखना, मेमोरी में कोई रो कॉलम बनते ही नहीं है, और जब कोई रो कॉलम मेमोरी में है ही नहीं, डेटा रो कॉलम के फॉर्म में मेमोरी में आया ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हैं? जबकि अधिकतर लोग पढ़ाते यही हैं कि डबल डायमेंशन एरे में जब भी आपको अपना डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में रखना हो, अरे भाई एरे वर्ड है, कल से समझा रहा हूं, एरे का मतलब है नाक की सीध, एडजेसेंट। हमेशा याद रखना। तो आप कितने भी डायमेंशन का कोई एरे क्यों ना बना लें, आप कितने भी डायमेंशन का कोई एरे क्यों ना बना लें, उसको जो मेमोरी मिलेगी वो हमेशा नाक की सीध में ही मिलेगी, ठीक, एडजेसेंट मैनर में मिलेगी। तो फिर मेमोरी में कोई रो और कॉलम है ही नहीं भाई, तो कैसे आप कह सकते हैं कि मेमोरी में रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट कराना हो तो इस एरे को यूज किया जाए, ठीक। नाउ जरा देखिए कहानी। आप लोगों ने, अगर किसी ने थोड़ी सी सी पढ़ी हो, और सी में वाया पॉइंटर हम पूरे एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं सी का एक छोटा सा आपको सिंटेक्स बताऊं, हम एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और जो भी हमारा एरे है उसका जो पहला एलिमेंट है उसका रेफरेंस इसमें डाल देते हैं, और p को प्लस प्लस करके हम इसके सारे एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्लास एक्सेस हो जाता है, ठीक। अब अगर आपने कभी शतरंज नाम का गेम सुना हो, दिमाग का गेम है इसलिए पूछ रहा हूं, तो शतरंज के अंदर होते हैं एक हाथी साहब, एक होते हैं घोड़े साहब। तो जो हमारे पॉइंटर है इट्स लाइक अ हाथी, क्योंकि हाथी हमेशा सीधा चलता है जबकि हमारे घोड़े साहब ढाई चाल चलते हैं। पॉइंटर्स लाइक का हाथी बिल्कुल नाक की सीध में दौड़ता है, ये इधर उधर कभी शिफ्ट नहीं होता प्लस प्लस करते हुए। और अगर मैं डबल डायमेंशन एरे के पहले वेरिएबल का एड्रेस डाल दूं इसके अंदर और प्लस प्लस करके उसके सारे एलिमेंट एक्सेस हो जाए, तो इससे ये साबित हो जाता है कि सबको मेमोरी नाक की सीध में दी गई है, सबको मेमोरी नाक की सीध में दी गई है। यही तो मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से, ठीक, कि आप चाहे डबल डायमेंशन, ट्रिपल डायमेंशन या एन डायमेंशन का एरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेमोरी सबको नाक की सीध में मिलेगी। और एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं डबल डायमेंशन एरे, कॉन्सेप्ट होता है एरे ऑफ एरेज, एरे ऑफ एरेज। छोटे छोटे एरे को मिला के एक बड़ा एरे बना दिया गया। जैसे अगर मैं आपसे इंटरनेट की डेफिनेशन पूछूं तो आप में से कोई भी नहीं बता पाएगा, जबकि सारा दिन आप इंटरनेट पे ही बैठे रहते हैं। इसलिए मैं ही बता देता हूं,
इंटरनेट होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, छोटे छोटे नेटवर्क को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बना दिया गया। सिमिलरली छोटे छोटे एरे को मिला के एक बड़ा एरे बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड एरे ऑफ एरे। तो कॉन्सेप्ट ये होता है। चलो मैं इसकी नीड पैदा करता हूं कि उन्होंने एरेज के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया, एरे ऑफ एरेज। मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूं, छोटा सा असाइनमेंट। मैंने आपसे कहा बेटा आपको कीबोर्ड से एक स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट करने हैं और फिर उसकी परसेंटेज और उसकी एवरेज निकाल के प्रिंट कराना है। उसकी परसेंटेज कितनी है, उसकी कितनी परसेंट है ना, और उसका एवरेज निकालना है, लेटर्स ऑफ या उसकी डिवीजन, परसेंटेज निकाल के उसकी डिवीजन प्रिंट करा दे। ठीक है, परसेंटेज निकाल के आपको उसकी डिवीजन प्रिंट करानी है, परसेंटेज भी और डिवीजन भी बतानी। 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं स्टूडेंट के, यूजर से आपको लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपने मार्क्स नाम का 6 का एक एरे बनाया, लूप लगा के वैल्यू ली, लॉजिक लगाया और मुझे आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी। सडनली मैंने आपसे बोला अरे बेटा गलती हो गई, स्टूडेंट तो पूरे 100 हैं, पूरी क्लास का रिजल्ट निकालेंगे ना, एक बंदे का थोड़ा ना रिजल्ट निकालेंगे, हमें तो रिजल्ट पूरी क्लास का निकालना है। अब यहां आके मामला थोड़ा सा डेंजरस हो। अब आपने एक स्टूडेंट के लिए तो एक एरे बनाया था, तो अब आप 100 स्टूडेंट के लिए 100 एरे बनाएंगे। एक स्टूडेंट के लिए एक लूप लगाया था, तो 100 स्टूडेंट के लिए 100 लूप लगाएंगे। बस यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इन लोगों ने हमें एरे बनाने का कॉन्सेप्ट क्यों दिया था, हमसे कहा था प्रोग्रामर अगर आपको सिमिलर डेटा टाइप के बहुत सारे वेरिएबल बनाने हो तो आप इंडिविजुअली सबको डिफाइन मत करो, हम आपको एक शॉर्टकट दे रहे हैं एरे नाम का कॉन्सेप्ट, हमें बता दो, हम तुम्हारे बिहाफ पे उतने वेरिएबल बना के दे देंगे, उन्हें नाक की सीट में मेमोरी दे देंगे, इससे आपको ये सारी एडवांटेज मिल जाए। गॉट इट? लेकिन जब हमने ये नॉर्मल एरे किसी एप्लीकेशन में बल्क में बनाए तो जो एरे के हमें एडवांटेजेस मिल रहे थे वो वापस ड्रॉबैक में कन्वर्ट हो गए। ठीक, जब भी हमें किसी एप्लीकेशन के अंदर ये नॉर्मल एरे बल्क में बनाने पड़ जाते हैं, तो ये देखो ना, अब अगर आप 100 लूप लगाओगे तो प्रोग्राम की लेंथ की तो वाट लगी जाएगी। क्या करें, मजबूरी है, 100 सब्जेक्ट 100 स्टूडेंट है भैया, सबके 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो सबके लिए अलग अलग एरे बनाना पड़ेगा। तो 100 एरे डिफाइन करो, फिर 100 लूप लगाओ, तो प्रोग्राम की लेंथ तो बढ़ गई। जबकि एरे का फायदा क्या था, ये हमारे प्रोग्राम की लेंथ रिड्यूस कर रहा है। लेकिन वही एरे अगर हम बल्क में यूज कर रहे हैं एक प्रोग्राम में, तो फिर वो वापस से ड्रॉबैक बदल रहा है। दूसरा हमने कहा था एरे हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस की भी बैंड बजेगी। क्यों बजेगी, मान लिया ये पहला एरे था, उसको मेमोरी यहां मिली, ये दूसरा एरे है उसको मेमोरी यहां मिली, ये तीसरा एरे है उसको मेमोरी यहां मिली। लाइक दिस। ठीक, तो जब हमारा जेवीएम पहले एरे को एक्सेस करेगा तो उसके एलिमेंट तो नाक की सीट में दौड़ जाएगा, लेकिन दूसरे के लिए जंप मारने पड़ेगा, तीसरे को कहीं और जंप, चौथे को कहीं और जंप, पांचवे को कहीं और जंप, तो इससे परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो गई। ठीक, तो उन्होंने नॉर्मल एरे बनाया था परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, आपके प्रोग्राम की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन वही नॉर्मल एरे जब हम बल्क में यूज करने लगे एक प्रोग्राम के अंदर, तो ये दोनों के दोनों एडवांटेजेस वापस डिसएडवांटेजेस में कन्वर्ट हो गए। तो जब ये प्रॉब्लम आने लगी तो मैंने कहा यार क्यों ना प्रोग्रामर को हम बल्क में एरे बनाने का भी एक शॉर्टकट दे देते हैं, हम बल्क में एरे भी उसके लिए हम ही बना देते हैं उसके बिहाफ पर। ठीक, इससे प्रोग्रामर को खुद एरे डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये सॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसा करते हैं, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम प्रोग्रामर को एक शॉर्टकट देंगे और उससे पूछेंगे बता कितने नॉर्मल एरे बनाना चाहता है, और फिर हम उन सारे नॉर्मल एरे को
एक के पीछे एक मेमोरी दे देंगे नाक की सीध में। इससे फायदा क्या होगा, सारे एरे ऐसे एक के पीछे मेमोरी ले लेंगे और ये हम बना देंगे उसे। खुद वो बनाता है तो रैंडमली मेमोरी मिलती है, हम उसे बना के दे देंगे ऐसे बहुत सारे नॉर्मल एरे और सबको एक के पीछे एक मेमोरी दे देंगे। इससे वो नाक की सीध में दौड़ता जाएगा, परफॉर्मेंस भी बन जाएगी और फिर इन वेरिएबल्स के नाम में सिमेट्री दे देंगे जिससे लूप के थ्रू इसमें वैल्यू भी आ जाएगी तो प्रोग्राम की लेंथ भी कम हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा क्यों ना हम प्रोग्रामर को खुद ही बहुत सारे नॉर्मल एरे बना के दे देते हैं और उन सबको भी मेमोरी देंगे एक के पीछे एक, उनका भी एक एरे बना देते हैं। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया एरे ऑफ एरेज, छोटे छोटे एरे को मिला के एक बड़ा एरे उन्होंने बना दिया। ठीक, तो जब भी अब आपको किसी भी प्रोग्राम के अंदर किसी भी एप्लीकेशन में नॉर्मल एरे बहुत सारे बनाने हो तो उसका शॉर्टकट है एरे ऑफ एरे। और अगर आपको किसी प्रोग्राम में किसी भी एप्लीकेशन में बहुत सारे वेरिएबल बनाने हो तो उसका शॉर्टकट है एरे, और भी बहुत सारे एरे बनाने हो तो उनका एक शॉर्टकट है एरे ऑफ एरे। ये सब हमें टेक्नोलॉजी करके दे देगी, वो अपने आप बहुत सारे एरे बना देगी हमारे व्याप पे, हमें बनाने की जरूरत नहीं। जैसे उसने बहुत सारे हमें वेरिएबल बना के दे दिए हैं हमारे व्याप पर और उनको नाक की सीध में मेमोरी दे दी, तो जब उसने बहुत सारे एरे बनाए तो उनको भी नाक की सीध में मेमोरी दे दी एक के पीछे एक, और इस तरीके से कॉन्सेप्ट पैदा हो गया एरे ऑफ एरे। तो परफॉर्मेंस भी हमारी बन गई वापस और हमें इतना लंबे चौड़े 100 लूप लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बट याद रखना मेमोरी में डेटा नाक की सीध में ही जाएगा। मेमोरी में कभी भी कोई रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा सेव नहीं होता है, मेक इट क्लियर। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में। अब मैं आपको एरे ऑफ एरे के थ्रू बल्क में एरे बनाना सिखाता हूं इन्हीं तीनों से, न्यू ऑपरेटर से भी, इनिशियलाइजेशन से भी और उसका भी एनोनिमस बना ले। तो प्लीज इसे डबल डायमेंशन एरे ना कह के क्या बोलेंगे, एरे ऑफ एरेस। और इसकी रिक्वायरमेंट कब है, जब आपको अपने प्रोग्राम में नॉर्मल एप्लीकेशन में बल्क में बहुत सारे एरे बनाने हो तो आप इसे यूज कीजिए, तो वो अपने आप टेक्नोलॉजी बना देगी, सबको एक के पीछे एक मेमोरी रख के हमें दे देती है। अब देखो इस एरे ऑफ एरे के सिंटैक्स के अंदर अब टेक्नोलॉजी को हमसे दो चीजें पूछनी पड़ेंगी। एक, भैया टोटल नंबर ऑफ एरे कितने बनाने हैं, बताना पड़ेगा, बनाएगा, और फिर उनका साइज क्या देना है। तो इसके सिंटैक्स में अगर दो वैल्यू ली जाए हमसे तो कोई सरप्राइज मत होना, जिन्हें आपको रो और कॉलम कह के पढ़ाया जाता है, जबकि वो रो और कॉलम नहीं होते। पहला होता है टोटल नंबर ऑफ एरे कितने बनाने हैं और दूसरा होता है साइज ऑफ ईच एरे, जिसे आपसे कहा जाता है रो कितने लेने हैं, कॉलम कितने लेने हैं। स्टूपिडिटी। ठीक, चलो देखें जरा इसे करके। तो अब देखते हैं एरे ऑफ एरे का सिंटैक्स क्या होगा। डेटा टाइप आपकी पसंद का वेरिएबल। अब यहां आपको दो ब्रैकेट डिफाइन करने पड़ेंगे, जबकि सी या सी प्लस प्लस होती तो यहीं पर मैं दोनों वैल्यू डाल देता। पहले में आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ एरे कितने बनाने हैं और दूसरे में पूछा जाता है साइज ऑफ ईच एरे, जिसे आपको अक्सर ये कह के पाया जाता है कि ये रो का साइज दे दो और ये कॉलम का साइज। अब ये दोनों ही वैल्यू हम यूजर से ले सकते हैं, ठीक है, और यूजर से लेके एरे बना सकते हैं। और अगर आपको प्री डिसाइडेड है, जैसे हमारे केस में भी 100 और 6 है, तो उसको ही बना देते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, 3 एरे बना देता हूँ और सबका साइज 3 दे देता हूँ। तो ये थोड़े से एरे लेता हूँ जिससे इसका मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक, तो पहले एरे डिफाइन कर दिया और फिर इसे क्रिएट करेंगे। x इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप इंट। मैंने कहा 3 एरे बनाने हैं और हर एक का साइज भी कितना चाहिए, 3। ठीक है जनाब। सो इस तरीके से आप देखें मेमोरी में क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। मेमोरी के अंदर बेटे ऐसे 3 एरे बनेंगे। ये पहला एरे, ये दूसरा एरे और ये तीसरा एरे। ठीक है, पहला भी एक ऑब्जेक्ट ही होगा, 3 ऑब्जेक्ट बना देगा वो उसी प्रॉक्सी क्लास के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस उन्हें मेमोरी एक के पीछे एक दे देगा।
और पहले का रेफरेंस जाएगा x के 0 में, दूसरा जो एरे बना है उसका रेफरेंस जाएगा x के 1 में। और तीसरा जो जाएगा x के 2। ठीक है, और फिर इन सबके 3-3 टुकड़े भी कर दिए जाएंगे। लाइक दिस। ऐसे मेमोरी में रिप्रेजेंट होगा। 3 इंडिविजुअल एरे बनेंगे बेटा, तभी तो मैं कह रहा था इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, एरे ऑफ एरे। अब एक एरे से 3 वेरिएबल बने तो 3 एरे से 9 वेरिएबल बन गए। तो इन्होंने कहा जब मैं एरे ऑफ एरे के थ्रू बहुत सारे वेरिएबल बनाए हैं, क्यों ना इनके नाम में एक सिमेट्री दे दी जाए, जिससे कि प्रोग्रामर लूप लगा के इसमें वैल्यू डाल सके, सबको इंडिविजुअली उसे एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इनके नाम की सिमेट्री समझा देता हूं, जिससे आप वाया लूप इनमें वैल्यू डाल सके। ठीक, अब इनके नाम की सिमेट्री समझाने के लिए ये तीनों मैं एक के नीचे एक लिखूंगा। ये मेरा पहला आ गया, उसके ठीक नीचे मैंने दूसरा लिख दिया, उसके ठीक नीचे मैंने ये तीसरा लिख दिया। ठीक है, फिर इसके भी ऐसे 3 टुकड़े, ऐसे 3-3 टुकड़े कर दिए। और जब मैंने एरे को एक के नीचे एक लिखा इनकी सिमेट्री को समझाने के लिए, तब एक मैट्रिक्स बन गई। तब कहीं जाके मैट्रिक्स आई है। ये मैट्रिक्स कब आ रही है, जब मैं आपको इनके एरे के नाम, वेरिएबल के नाम की सिमेट्री समझाने के लिए एक के नीचे एक रखा था। जबकि मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन ये होता है, मेमोरी में कभी रो कॉलम के फॉर्म में डेटा नहीं जाता। तो जब ये मैट्रिक्स बन गई तो मैंने कहा जब हम इन एरे को, सारे एरे को एक के नीचे एक रखते हैं तो एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाती है। तो इसको मान लो, आप जानते ही हैं 0 कॉलम हो गया, ये 1 कॉलम हो गया, और इसे 2 कॉलम, इसे 0 रो, इसे 1 और इसे 2। ठीक, फिर हमने कहा जब आपका एरे ऑफ एरे के थ्रू बल्क में एरे बनेंगे, उसमें जो पहला एरे होगा उसके एलिमेंट का नाम होगा 0 0, दूसरे वेरिएबल का नाम होगा 0 1, यानी कि इसका 0 0, इसका 0 1, और उससे अगले का 0 2, फिर उससे अगले आगे आ जाओ 1 0 1 1, फिर 1 2, फिर 2 0 2 1 एंड 2, तो आखिरी वाला 2 2। सो मैट्रिक्स एक्चुअली कब बन के आ रही है, जब मैं इन सारे एरेस के वेरिएबल के नाम की सिमेट्री आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले एरे का जो पहला वेरिएबल है 0 0, दूसरा 0 1, तीसरा 0 2, फिर दूसरे का 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 एंड 2। ठीक, तो अब अगर हमें इनमें वैल्यू डालनी है तो हम इसमें नेस्टेड लूप लगा के बड़ी आसानी से वैल्यू डाल सकते हैं। हम आउटर लूप लगाते हैं किसके लिए, टोटल नंबर ऑफ एरे के लिए, और इनर लूप लगाते हैं एरे के साइज के लिए, जिसे आपको कहा जाता है कि आउटर लूप लगाएंगे रो के लिए और इनर लगाएंगे कॉलम के लिए। नहीं, रो और कॉलम तो है ही नहीं भाई, टोटल नंबर ऑफ एरे है एंड द साइज ऑफ ईच एरे है, ये होती है। गॉट इट?
नाउ तो अब ये लूप लगा के वैल्यू डाल लेते हैं हम। फॉर int I is equal to 0, I say semicolon, I less than x dot length। ठीक, अब समस्या ये है कि लेंथ प्रॉपर्टी क्या रिटर्न करेगा, टोटल नंबर ऑफ एरे, क्योंकि यहाँ तो दो वैल्यू है, या हर एरे का साइज रिटर्न करेगा। तो ये हम रिटर्न करता है टोटल नंबर ऑफ एरे, यानी कि 3 रिटर्न करेगा, यानी कि हमारे पास ये आउटर लूप 3 बार चलने वाला है। ठीक, अब ये क्यों नहीं रिटर्न करता साइज, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि मैं अभी आपको एरे ऑफ एरे के थ्रू फिर से बल्क में एरे बनाना सिखाऊंगा, जबकि सबका साइज अलग अलग होगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी भी तो हो सकती है कि मुझे 5 एरे बनाने हैं, एक का साइज 10 हो, एक का साइज 5 हो, एक का 7 हो, एक का 9 हो, एक का 12 हो। क्योंकि अगर मैं ऐसे बना रहा हूं तो इससे तो मेरे हमेशा सारे के सारे एरे सेम साइज के बन रहे हैं। तो अगर मुझे सारे एरे डिफरेंट साइज के बनाने हो तो फिर को मुझे सबको इंडिविजुअल बनाना पड़ेगा। अगर सबको इंडिविजुअल बनाना पड़ेगा तो फिर एरे ऑफ एरे का फायदा क्या हुआ। तो इन्होंने हमें एरे ऑफ एरे में ये कॉन्सेप्ट भी दिया कि वाया एरे ऑफ एरे आप सेम साइज के भी बल्क में एरे बना सकते हैं और डिफरेंट साइज के भी, क्योंकि साइज वेरी करेगा बट टोटल नंबर ऑफ एरे तो कभी वेरी नहीं करेंगे। इसलिए एरे ऑफ एरे में लेंथ क्या रिटर्न करता है, टोटल नंबर ऑफ एरे। देन आई सेड आई प्लस प्लस, इनर लूप लगा लेते हैं, जे ले लेते हैं, अब देखना कहानी, जे लेस देन ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्स के आई की लेंथ, मैंने आपसे कहा था ना 3 इंडिविजुअल एरे बने हैं, तो पूरे पहले वाले का रेफरेंस किस में आ गया, एक्स के 0 में। ये सिंगल ऑब्जेक्ट है और लेंथ इसकी भी प्रॉपर्टी है। तो देखो इसके अंदर भी लेंथ चला रहे हैं और इसके अंदर लेंथ चलने से साबित होता है कि ये 3 इंडिविजुअल एरे ही बने हैं। तो जो पहला एरे है उसकी लेंथ तक का लूप चल जाएगा। अब लूप यही रहेगा चाहे सबका साइज डिफरेंट हो चाहे सेम हो। अब मान लिया पहले का साइज अगर 10 है तो इनर लूप 10 बार चलेगा, दूसरे का 25 है तो इनर लूप 25 बार चलेगा, जबकि आउटर 3 ही बार चलेगा। ठीक, तो x के i का लेंथ, मतलब ये साबित हो रहा है कि सच में ये एक इंडिविजुअल एरे है। अब उसके अंदर वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं हम इनर लूप के थ्रू। फिर j प्लस प्लस कर दो, ये ब्रैकेट, ये ओपनिंग ब्रेसेस, ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं x का i j में इक्वल टू यूजर से। अभी मैं प्रैक्टिकल तो करके दिखाऊंगा ही आपको। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक, अब एक एक करके सारी वैल्यूज आती चली जाएंगी। तो मैंने अभी आपको एरे ऑफ एरे के थ्रू बहुत सारे एरे बनाना सिखाया, बट सबका साइज मैंने सेम दिया था। अब मैं आपको दोबारा से एरे ऑफ एरे के थ्रू बल्क में एरे बनाना सिखाने जा रहा हूं, पर इस बार सबका साइज डिफरेंट होगा, सबका साइज डिफरेंट। ठीक है, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। जबकि वैल्यू डालने वाला, वैल्यू इंसर्ट करने वाला लूप यही रहेगा। पहला आउटर लूप लगेगा टोटल नंबर ऑफ एरे के लिए, इनर लूप लगेगा हर एरे के साइज के लिए। ठीक, अब देखें ये कैसे बनाएंगे, इस बारे में अब हम बातें करें। पहले हम एरे को डिफाइन करते हैं। हम
मुझे तो 3 एरे बनाने हैं तो फिक्स ही रहेगा, बट सबका साइज अलग अलग देना है, इसलिए सेकंड ब्रैकेट को हम ब्लैंक छोड़ देंगे और ये काम करते ही हमारे 3 एरे फिर से मेमोरी में बन जाए। ये पहला एरे, ये दूसरा एरे, ये तीसरा। गॉट इट? पहले का रेफरेंस वही पहले की तरह, ये दूसरे का रेफरेंस, और ये तीसरे का रेफरेंस। पहले का रेफरेंस x के 0 में बेटा, दूसरे का x के 1 में, बट अभी किसी के सेक्शन नहीं बने क्योंकि वो वाला पोर्शन तो अभी खाली है। अब हम इन तीनों एरे के सेक्शन बनाएंगे अलग अलग। पहले एरे के सेक्शन कितने बनाने हैं? हमने कहा x के 0 के, न्यू, इंट, हमने साइज दे दिया 5। दूसरा x के 1 के, न्यू, इंट, इसका साइज दे दिया हमने लेटर सपोज 7। तीसरा साइज दे दिया हमने तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 3। ठीक है, जबकि वैल्यू डालने वाला लूप वही पहले वाला रहेगा, आउटर लूप x की लेंथ तक और x के i की लेंथ तक। अब इस बार क्या होगा? पहली बार में इनर लूप चलेगा 5 टाइम, दूसरी बार में इनर लूप 7 टाइम और तीसरी बार में इनर लूप चलेगा 3 टाइम। अब इसमें भी एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। अब मान लिया आपको 50 एरे बनाने हैं, नॉर्मल एरे, हर एक का साइज अलग अलग भी देना है, सो ऐसे तो मुझे 50 बार न्यू करना पड़ेगा। चलो मैं इसका भी आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं कि आप 50 एरे डिफरेंट डिफरेंट साइज के कैसे सिंगल न्यू से बना सकते। ठीक, तो ऊपर वाला सिंटेक्स तो सेम रहेगा, आपने 3 देने हैं तो 3 दे दो, वहां 50 दे तो ऐसे 50 एरे बन जाएंगे। अब इनमें अगर आपने वैल्यू डालती, सबके अलग अलग अगर आपने सेक्शन करने हैं तो कैसे करोगे? आपने जो डिफरेंट डिफरेंट साइज के एरे बनाने हैं उन साइज का भी एक एरे बना लो। पहला साइज था मेरा 5, दूसरा था 7 और तीसरा था 3, ऐसे सबका एरे बना लिया। अब एक लूप लगाओ, और i is equal to 0, i less than x dot length, then I plus। ठीक है, अब x का i कि हमने टुकड़े करने हैं, i में शुरू में 0 है, कितने हैं? न्यू, इंट, ये ब्रैकेट, और फिर इसके अंदर लिखा हमने z का भी i, कितने इसके टुकड़े? c। तो ये तो 0 है, यानी कि 0 वाले के
टुकड़े हो रहे हैं। न्यू इन कितना जेड के आए पे, जेड के जीरो में क्या पड़ा है 5, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5। इतने हिस्से की जगह क्या आ जाएगा 5। ठीक है साहब, यहाँ ये इतने हिस्से के इतने हिस्से की जगह 5 आ जाएगा। तो पहले के टुकड़े 5 हो गए, फिर लूप घूमेगा, आई में 1 आ गया, तो फिर 1 वाले के टुकड़े होंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, उससे अगले वाले के 3 के। अब ऐसे 1 लाख कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही न्यू से आप सबके पीसेस करते चले जाएंगे, हर एक को आपको इंडिविजुअली न्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? तो इस तरीके से आप सेम साइज का भी बल्क में एरे बनवा सकते हैं वाया एरे ऑफ एरे, और डिफरेंट साइज के भी आप बहुत सारे एरे बना सकते हैं वाया एरे ऑफ एरे। इंडिविजुअली एक एक को ऐसे करने की जरूरत नहीं जो हमने लेफ्ट साइड पे किया है, ये ज्यादा बेटर तरीका है। अब सीख लेते हैं इनका इनिशियलाइजेशन, एरे ऑफ एरे का इनिशियलाइजेशन एंड एनोनिमस एरे। लाइक दिस। तो अभी भी 3 एरे बन जाएंगे, उसके एलिमेंट होंगे 10 20 30 पहले के, दूसरे एरे के 10 20 30 40 और तीसरे के 10 20 30 40 50। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी बना सकते हो। थोड़ा सा और अच्छा सिंटैक्स बता देता हूं। एक ही बात है, ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। ऐसे भी कर सकते, एक ही, चाहे सेम लाइन में लिख लो या मल्टी लाइन में लिख लो, कोई फर्क नहीं। अभी भी पहला एरे कितने का बनेगा 3 का, दूसरा 4 का, तीसरा 5 का, और सबसे 8। दैट इज व्हाट एरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सो आप इस तरीके से एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब मैं इसी में आपको एनोनिमस बनाना सिखा देता हूं। न्यू इंट तो ब्रैकेट एंड ये पेरेंट, और आप इसे किसी फंक्शन के अंदर चाहो तो एज ए आर्गुमेंट पूरा का पूरा बना के लाइक दिस पास भी कर सकते, लाइक दिस। तो आप इसका भी एनोनिमस एरे बना सकते हैं।
चाहे नीचे वाले भी बना लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं। तो मैंने नॉर्मल एरे भी बनाना आपको सिखा दिया तीनों तरीके से, एरे ऑफ एरे भी बनाना सिखा दिया तीनों तरीके से, इवन एरे ऑफ एरे में हमने सेम साइज के भी एरे बनाना सीख लिया और डिफरेंट साइज के भी हमने एरे बनाना सीख लिया। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया एरे के अंदर, जिसे हम कहते हैं एरे ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। अभी हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप के एरे बनाए हैं, अब हम बनाएंगे रेफरेंस वेरिएबल का एरे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेम्प क्लास है और आपने उसके 10 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो 10 रेफरेंस वेरिएबल चाहिए, T1, T2, T3, T4, T10। इन सबको इंडिविजुअली डिफाइन करने की बजाय हम इनका भी एरे बनाएंगे। तो मैं रेफरेंस वेरिएबल का आपको एरे बनाना सिखाऊंगा, उसको भी तीनों तरीके से, न्यू ऑपरेटर से, इनिशियलाइजेशन और एनोनिमस। फिर हम इसके ऊपर आपको कल असाइनमेंट देंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए तो कल ये लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका, एरे ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। चलो सर, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू सर।